नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सारण टारगेट व्यू चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पीछे की क्लास में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर हमने संयोगिता का विवाह है, इंसनी का विवाह है और मोहम्मद गोरी जो भारत के ऊपर बठिंडा का जो क्षेत्र था, वर्तमान का पंजाब बठिंडा क्षेत्र, उस बठिंडा को पहले तबर हिंद बोला जाता था, वहाँ पर अधिकार कर रखा था मोहम्मद गोरी ने। फिर बाद में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर जाता है और उसका जो मुख्य सेनापति बनकर जाता है वो बन जाता है पृथ्वीराज चौहान का ही पुत्र होता है, जिसका नाम होता है गोविंदराज। और फिर गोविंदराज का एक भाला लगता है गोरी के और गोरी उससे घायल हो जाता है और अपने क्षेत्र वापस से चला गया। 1192 में मोहम्मद गोरी भारत में दोबारा आया और दोबारा आने के बाद में पत्र भेजा किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास, कि मैं आपके साथ, पृथ्वीराज चौहान है, मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूँ, संधि करना चाहता हूँ। ये बात कहता है गोरी। अब देखो भाई, नॉर्मल सी बात है कि हमारे भारत वालों की हमेशा एक कमी रही है कि जल्दी से जल्दी विश्वास कर जाते हैं वो किसी के ऊपर। ये कमी मान लो, उसकी ईमानदारी मान लो, उसका स्वभाव मान लो, जो भी। तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि भाई ठीक है, चलो तुम्हारे साथ संधि करने के लिए आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम संधि कर लेंगे। तो संधि करने के लिए जब गया तो सेना बिल्कुल ही नॉर्मल लेकर गया, सेना बिल्कुल ही नॉर्मल लेकर गया था। पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था जिसका नाम था चंद्रप्रदायी। तो चंद्रप्रदायी बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ ही चंद्रप्रदायी का जन्म होता है और साथ ही इसकी मृत्यु हो जाती है, साथ में मृत्यु होती है। उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, ये बात पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखी हुई है। तो सेना नॉर्मल लेकर गया था और इस बात का पता चला चंद्रप्रदायी को। तो चंद्रप्रदायी ने कहा कि भी देखो पृथ्वीराज चौहान, ये बात गलत है आपकी, पूरी सेना लेकर जाओ, आक्रांता है, विदेशी आक्रांता है, विश्वास करना बिल्कुल गलत बात है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा भी देखो चंद्रप्रदायी, ऐसा है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, हमारे साथ संधि करने के लिए आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आप उसके साथ क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे। बोला ठीक है। अब कुछ सेना लेकर चला गया और सुबह के टाइम में दोनों की आपस में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। पीछे से सेना लेकर गया चंद्रप्रदायी, जिसका वास्तविक नाम मिलता है पृथ्वीवल्लादी भट्ट। चंद्रप्रदायी का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वीवल्लादी भट्ट। अब सेना लेकर गया नॉर्मल, पीछे से आता है कौन है? चंद्रप्रदायी आता है और अपनी सेना नॉर्मली ये लेकर आता है। इसने सोचा कि देखो नॉर्मल सी बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर गोरी को हरा दिया था, तो अब इतना प्रभावशाली नहीं होगा। परंतु गोरी तो 1 साल तक अपनी सेना को मजबूत करता रहा, 1 साल तक कमजोरी ढूंढता रहा राजपूतों की, चौहान वंश की। दोनों के मध्य सुबह के टाइम में आपस में हो जाती है संधि। दोनों के मध्य सुबह के टाइम में आपस में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और गोरी, दोनों के मध्य आपस में संधि हो गई। और संधि होने के बाद में घटना क्या होती है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना है जो उसके साथ आई थी, उसने सोचा भी देखो हमें तो युद्ध करना ही नहीं है, हमें तो युद्ध करना ही नहीं है। तो भी नॉर्मल सी बात है, सेना को इस बात की खुशी हुई कि संधि हो गई। तो सेना को जैसे ही खुशी होती है, सेना चल जाती है पार्टी करने के लिए, पार्टी करने के लिए चली गई। और इधर पार्टी पुर्टी कुछ है नहीं, पहले से ही प्लानिंग थी। तो इसमें घटना क्या होती है, ध्यान से सुना, कि इधर जो पृथ्वीराज चौहान का जो कैंप था, शिविर था, उसके बाहर मिसाल जला रखी थी। मिसाल जो आपने कभी देखी होगी फिल्मों के अंदर ऐसे चलती है ना,
उसमें कुछ डाल देते हैं तेल वगैरह, फिर वो जलती रहती है, एक आइसक्रीम का जो रूप होता है ना उस तरह होती है। अब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने क्या जला रखी है, मिसाल जला रखी है जिसके अंदर अग्नि जल रही है और पीछे पूरी की पूरी सेना जश्न मना रही है कि हमें क्या नहीं करना, युद्ध नहीं करना। सेम कंडीशन है इधर होती है, इन्होंने भी क्या जला रखी है, मिसाल जला रखी है और मिसाल बाहर की तरफ जला रखी है, तो दूसरे वाले दुश्मन सेना को ये प्रतीत हो कि सेना अभी भी ये भी क्या है, सोई हुई नहीं है। इसने बाहर शिविर के बाहर मिसाल जला दी, तो ऐसा पता चला कि भी दूसरी जो दुश्मन सेना उसको ऐसा पता चले कि ये भी सोए नहीं है, ये भी कोई अपनी अपनी पार्टी सार्टी जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। परंतु ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी, ये सेना तो हकीकत में ही नहीं सोई थी, परंतु ये सेना बाहर मिसाल जला करें पूरी की पूरी सेना पीछे सोई हुई थी। अब इन्होंने पार्टी सार्टी कर ली, लगभग 2 या 3 के तकरीबन पृथ्वीराज चौहान की सेना की पार्टी खत्म होती है और फिर ये सेना सोने लग जाती है और ये सेना उठ जाती है। तो लगभग 5 बजे के तकरीबन पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर गौरी की सेना ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, सोई हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया था। और जैसे ही पता चला चंद्रप्रदाई को, तो चंद्रप्रदाई ने जस्ट उठाया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, कि देखो भाई ऐसा है, सेना ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। आप तो कह रहे थे नहीं कि वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। फिर जो घोड़ा दिया पृथ्वीराज चौहान को, एक हक बनता है पृथ्वीराज चौहान का, सॉरी चंद्रप्रदाई का, कि वो अपना जो राजा है उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। तो चंद्रप्रदाई ने किया क्या कि अपना जो सेनापति था उसको कहा कि आप जाओ पृथ्वीराज चौहान को जल्दी से जल्दी घोड़ा दो, और घोड़ा दिया, वो भी कौन सा दे दिया, नाट्यरंबा। कौन सा घोड़ा दिया, नाट्यरंबा, जो भागने में निपुण ही नहीं था। नाट्यरंबा घोड़ा रेसर घोड़ा नहीं था बिल्कुल भी, नाट्यरंबा घोड़ा नाचने की कला में निपुण था। अब घोड़े के ऊपर जैसे पृथ्वीराज चौहान विराजमान होता है तो घोड़ा डांस करने लग जाता है वहाँ पर। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है भाई यार ऐसे तो गलत हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े को जबरदस्ती वहाँ से भगाया और घोड़ा भागता भागता सिरसा के स्थान पर आ गया। घोड़ा कहाँ पर आ गया, सिरसा में। सिरसा में बंदी बना लिया, किसको बंदी बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को, जो सिरसा कहाँ पर है, हरियाणा में। हरियाणा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। पृथ्वीराज चौहान संधि करने की बात थी, परंतु घटना क्या हुई कि सोई हुई सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। सुबह के टाइम में संधि हो गई और बात है 1192 की। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। इधर था पृथ्वीराज चौहान और इधर था गौरी, दोनों के मध्य आपस में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है और गौरी की क्या होती है, जीत होती है। बात है 1192 की। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई तराइन के दूसरे युद्ध में। पहले में तो बेचारी की जीत हुई थी। अब पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के अंदर बंदी बनाने के बाद में अपने क्षेत्र में ले गया गौरी अपने क्षेत्र में ले गया। और वहाँ पर ले जाने के बाद में बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की ओर ऐसे अकड़ में देखा। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हम आपको यहाँ पर बंदी बना कर लाए हैं, आप ऐसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, अपनी नज़रों को नीचे रखो। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि नहीं, हमने तो हमेशा ऊपर ही रखी है नज़रें और ऊपर ही रखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गौरी ने। एक लोहे की छड़ को गर्म किया और दोनों आंखें फोड़ दी किसकी, गौरी की। तो बाद में लगभग 5 या 6 महीने के तकरीबन हो गए। 5-6 महीने के बाद में पता चला किसको, चंद्रप्रदाई को पता चला। चंद्रप्रदाई को पता चला और चंद्रप्रदाई गया किसके पास है, पृथ्वीराज चौहान के पास मिलने के लिए गया था।
और वहां पर जाकर देखा तो गोरी को क्या बना रखा था, सॉरी पृथ्वीराज चौहान को क्या बना रखा था, बंदी बनाकर उसकी दोनों क्या फोड़ रखी थी, आंखें फोड़ रखी थी। तो एक दोस्त की, एक राजा की ऐसी दशा देखी नहीं गई किससे, चंद्रप्रदायी से। तो चंद्रप्रदायी अपनी चाल खेलता है एक, और उसके अंदर जाता है वो गोरी के पास, और गोरी को जाकर कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जिसको आपने बंदी बना रखा है, उसको एक कला आती है जिसका नाम है शब्दभेदी बाण। शब्दभेदी बाण ये कला आती है पृथ्वीराज चौहान को। आपने देखी है क्या, इतने दिन आपके पास बंदी बनाए हुए होगे? तो गोरी ने पूछा यार हमने तो ऐसी कोई कला नहीं देखी है। तो बोल देखो। तो गोरी कहता है कि अगर देखो भाई ऐसी बात नहीं है तो सेम कंडीशन तेरी ऐसे ही कर दूंगा। तो चंद्रप्रदायी कहता है नहीं नहीं, हकीकत के अंदर आप देखो आती है इसको ऐसी कला। शब्दभेदी बाण का मतलब वो होता है कि जहां से आवाज आएगी वहीं पर जाकर क्या लगेगा, तीर लगेगा। जहां से आवाज आएगी वहीं पर क्या लगेगा, तीर लगेगा। यह कला किस में थी, पृथ्वीराज चौहान में। पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं 64 कला आती थी। कितनी कला, 64 कला। और इस 64 कलाओं में से सबसे जो महत्वपूर्ण कला थी वो थी शब्दभेदी बाण। शब्दभेदी बाण जिसका मतलब होता है जहां से आवाज आएगी वहीं पर क्या लगेगा, तीर लगेगा। मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान की त्रायन के दूसरे युद्ध में क्या होती है, हार होती है। त्रायन के सेकंड युद्ध में क्या होती है, हार होती है। गोरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान को वहां पर ले जाकर क्या कर दिया, अंधा कर दिया। पता चला चंद्रप्रदायी को, और चंद्रप्रदायी ने अपने चाल से गोरी के पास जाता है और कहता है कि इसको एक ऐसी कला आती है जहां से आवाज आएगी वहीं पर क्या लगेगा, तीर लगेगा। अब उस कला को देखने के लिए पूरा का पूरा दरबार लगाया गया, और उस दरबार में ऊपरी ऊपर तो बैठा था सुल्तान यानी मोहम्मद गोरी बैठा था। मना देता हूं दरबार को। ऊपरी ऊपर कौन बैठा था, गोरी बैठा था। और ऐसे ऐसे सीढ़ियां लगी हुई थी। भी नॉर्मल सी बात है, शासक होता है वो तो हमेशा ऊपर ही रहता है। और यहां पर खड़ा कर दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रप्रदायी को। क्या देखने के लिए, शब्दभेदी बाण देखने के लिए। और हाथ में पृथ्वीराज चौहान के क्या दे दिया, धनुष दे दिया कि क्या चलाएगा, शब्दभेदी बाण चलाएगा। और इधर चंद्रप्रदायी कहता है कि जहां से आवाज आएगी वहीं पर क्या लगेगा, तीर लगेगा। तो मोहम्मद गोरी को ये बात पहले से पता थी कि अगर जहां से आवाज आएगी वहीं पर तीर लगेगा। अगर चल भी गया तीर तो हमारा सैनिक कम होगा, तो ऐसे करते हैं हम इसी को बुला देते हैं। तो चंद्रप्रदायी को आदेश दिया कि आप ही बोलो। अब चंद्रप्रदायी ने अपना दिमाग लगाया और बताया कि दिमाग में सोचा कि यार पृथ्वीराज चौहान को भाषा आती है संस्कृत। कौन सी भाषा आती है, संस्कृत आती है, हिंदी आती है। गोरी को भाषा आती है उर्दू। गोरी को भाषा कौन सी आती है, उर्दू आती है। तो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्रप्रदायी ने एक श्लोक बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपरे सुल्तान मत चुको चौहान। ये श्लोक बोला। किसने बोला, चंद्रप्रदायी ने बोला। अब पृथ्वीराज चौहान है, अंधा है, परंतु सुन तो सकता है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनो कि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रप्रदायी ने दिशा बता दी, जगह बता दी, ऊंचाई बता दी कि इतनी दूरी, इतनी लंबाई और इतने फिट ऊंचा कौन बैठा है, सुल्तान बैठा है, यानी मोहम्मद गोरी बैठा है। मत चुको चौहान, बिल्कुल भी चूक मत जाना चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। ये बात किसने कही है,
चंद्रबरदाई ने कही है और पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि इतनी ऊंचाई के ऊपर और इतनी दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा है। और इस पंक्ति के माध्यम से हमें चंद्रबरदाई ने ये समझाया है। तो हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर मारा किसके? गोरी के, और गोरी की क्या हो गई? वहीं पर मृत्यु हो गई। क्या ताव पर सुल्तान और क्या भाई साहब तड़े तड़े सुल्तान है। अब जस्ट ही पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्रबरदाई ने चाकू निकाला और एक चाकू मारा किसके? पृथ्वीराज चौहान के, और दूसरा चाकू मार लिया खुद के। दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ ही जन्मा था और साथ ही क्या होती है? मृत्यु होती है। दोनों की मृत्यु हो गई, सुल्तान भी मारा गया। और उसके बाद में पृथ्वीराज इसी पृथ्वीव्लादी भट्ट यानी चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने ये बात लिखी है। चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम क्या था? जलहण। और जिसने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। किसने किया? जलहण ने, जो चंद्रबरदाई का क्या था? बेटा था। इस तरह पृथ्वीराज चौहान का अंत हो जाता है। और ये पूरी की पूरी जो बातें हैं वो लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो के अंदर, जिसको लिखना स्टार्ट किया था चंद्रबरदाई ने और पूर्ण किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने। इसी के साथ में पृथ्वीराज चौहान आपका यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और पहला वंश आता है गुलाम वंश, फिर उसके बाद में आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, और फिर आता है सैयद वंश, और फिर आता है लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद में आ जाते हैं मुगल, यानी मुगलिया सल्तनत शुरू हो जाती है। और भारत के अंदर मुगल वंश का जो संस्थापक आता है उसका नाम होता है जहीरुद्दीन बाबर। तो मैं पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ ही आपको जो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंशज हैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। नंबर 1 दिल्ली सल्तनत के वंश बता रहा हूँ। नंबर 1 गुलाम वंश। नंबर 2 खिलजी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। नंबर 3 तुगलक वंश। नंबर 4 सैयद वंश। और नंबर 5 लोधी वंश। ये था दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। 1206 से लेकर 1526 तक रहता है दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद में वंश आ जाता है मुगल वंश। तो इसी के साथ में आपको मुगल वंश के जो इसके वंशों के जो संस्थापक है उसके नाम दे देता हूँ। गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। और लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। तो यहीं पर आपके अजमेर के चौहान है वो होते हैं कंप्लीट है। और कल से शुरुआत करेंगे रणथंभौर के चौहान, क्योंकि अजमेर से ही एक शाखा जाती है कहाँ पर है? रणथंभौर में। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। धन्यवाद।